दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने शामिल किए हैं सभी यूपीटीटी 2017 की परीक्षा में पूछे गए थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये यूपीटीटी 2017 का पर्यावरण अध्ययन का सॉल्व पेपर है। और अगर आने वाले दिनों में आपका कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीटी का एग्ज़ाम है चाहे या कोई अदर एग्ज़ाम हो, तो आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आने वाली परीक्षाओं में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए। निश्चित तौर पे आपको इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये समझ लीजिए कि आपको अगर आपके सिलेबस में पर्यावरण अध्ययन टॉपिक है तो आपको पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो अच्छे से तैयार होने चाहिए। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताने वाले हैं इसमें कि इसमें जितने ऑप्शन हैं लगभग सभी जो है किसी न किसी जो है अधिनियम से संबंधित हैं। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था, ये हुआ था 1986 में, यानी कि जो इसका सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है 1980। 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 अगर आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसका जो थर्ड ऑप्शन है 1972, वहाँ पे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसका आंसर तो सेकेंड ऑप्शन सही है 1986। लेकिन अगर इसके साथ साथ और देखना चाहें तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। क्योंकि आपके जो है टीटी के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें अक्सर ये पूछा जाता है। तो आप इसको तीनों जो है कहीं पे नोट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे अगले एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है, मतलब कि पर्यावरण किसे कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्रकृति, दुनिया को इनके चारों ओर अस्तित्व में। दूसरा ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। और तीसरा ऑप्शन है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया, क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती हैं। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण देखिए जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब घेरे हुए। जो चारों तरफ से घेरा हुआ है हम सभी को, उन सभी तत्वों को मिला के पर्यावरण कहा जाता है। तो इसमें जो है जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें जो है पूरा डिटेल में दे दिया है एक एक ऑप्शन करके कि पर्यावरण जो है किन से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में जहाँ पे जीएस या पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ भी ऑप्शन में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 22 अप्रैल है, ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो ये इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, आपके पर्यावरण या जीएस संबंधी जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसने स्थान का नाम पूछा हुआ है। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है। पहला है काहिरा में, दूसरा है रियो डी जेनेरो में, और तीसरा है डरबन, और चौथा है क्योटो में। तो जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, और जो है ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा, रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कोई भी वनडे एग्जाम आप दे लेंगे, यहाँ तक कि ISPCS में भी ये क्वेश्चन आता है। तो आप इसको रट डालिए, आपके जो है पर्यावरण के पेपर में या फिर आने वाले एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पे हम बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, ये यूपीटीटी 2017 का जो पर्यावरण का पेपर था उसका सॉल्व पेपर है। एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं है, सभी हमने यूपीटीटी के जो 2017 का पर्यावरण का पेपर था वहीं से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन है शुद्ध व मिलावट रहित हो,
दूसरा प्रोटीन समृद्ध हो, तीसरा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और चौथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इको मार्क जो है, आप लोग देखिए कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें पीछे जो है इको मार्क का सिंबल बना होता है, तो इको मार्क उन्हीं जो है प्रोडक्ट को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जीएस से संबंधित है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? ये आपके जो है टीटी के 2017 के पेपर में आया था, क्योंकि टीटी का जब आप पर्यावरण का अध्ययन का सिलेबस देखेंगे तो उसमें संविधान भी शामिल है, इसलिए आपको संविधान से संबंधित भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो इसमें ऑप्शन है पहला 20 जनवरी 1950, दूसरा है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 1 मार्च 1950 और चौथा है 26 जनवरी 1950। तो जहाँ तक हम सभी लोग को पता होगा कि जो है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान है इसको अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी अंतिम बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो हमारा राष्ट्रगान होगा वो जनगण मन होगा, और इसी दिन जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रपति दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को ही चुन लिए गए थे, और बाकी जो है संविधान पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, ये चारों ऑप्शन जो है आपको राजस्थान के चारों शहर हैं। पहला है जोधपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है अजमेर। तो देखिए पुष्कर मेला जो होता है ये अजमेर ज़िले में जो है पुष्कर एक स्थान है जहाँ पर एक झील है और ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का मात्र एक मंदिर पुष्कर में है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो पुष्कर मेला जो आयोजित किया जाता है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर स्थान है और अजमेर ज़िले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। तो जो हमारा जैवमंडल है यानी कि जो हमारी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है, इसमें दो घटक होते हैं, एक जैविक एक अजैविक। तो जैविक घटक में सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं और अजैविक घटक में वे सभी आते हैं जिनमें जीव शामिल नहीं है। तो इसमें अजैविक घटक नहीं है हम लोग को बताना है। तो कवक जो है जैविक घटक है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा कवक। और बाकी जितने हैं प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस, ये जो है अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पराबैंगनी किरणों में से कौन अधिक हानिकारक है? मतलब जितनी पराबैंगनी किरणें ऑप्शन में आपको दी गई हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कौन सबसे अधिक हानिकारक है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। आपको बताना है कि जो गिर शेर परियोजना है यानी गिर अभ्यारण्य भी है, ये कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है गुजरात और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो लगभग पता होगा आप लोगों को, अगर आप थोड़ा सा भी जीएस का नॉलेज रखते हैं। तो गिर जो है शेर अभ्यारण्य जो है ये गुजरात का में स्थित है, और गुजरात में गिर एक ज़िला भी है जहाँ पे गिर अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पे जो है बब्बर शेरों का संरक्षण किया जाता है, तो इसलिए जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है गिर से संबंधित। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। WWF से आशय है। इसने WWF का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। पहला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दूसरा है वर्ल्ड वाइड फंड, तीसरा है वर्ल्ड वार फंड और चौथा है वर्ल्ड वॉच फंड। तो WWF जो है इसका जो है फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। और ये जो है जो वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण की एक इंटरनेशनल जो है संस्था है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और जो है इसका जो प्रतीक है वो पांडा है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इसका प्रतीक क्या है? तो पांडा है। और कब स्थापना हुई थी? तो 1961 में, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन है अरावली श्रेणी से, दूसरा है लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा है गंगोत्री ग्लेशियर से और चौथा है सियाचिन ग्लेशियर से। तो ये क्वेश्चन जितना हम आपको बता रहे हैं ये सभी UPTT 2017 के पर्यावरण अध्ययन के पेपर से लिए गए हैं, यानी कि 2017 पर्यावरण अध्ययन का सॉल्व पेपर है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से, और जो इसका हम आप व्याख्या भी बता रहे हैं उसको भी आप ध्यान से सुनिए, और हो सके तो अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ भी सकते हैं। कोई भी आप पेपर देने जा रहे हैं, GS से संबंधित टॉपिक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है।
पहला है सेसली में, दूसरा है हवाई द्वीप में, तीसरा है एंडीज पर्वत में और चौथा है रॉकीज पर्वत में। तो देखिए जो ज्वालामुखी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जागृत होते हैं और एक सुषुप्त होते हैं। तो जो जागृत ज्वालामुखी होता है इसमें से हमेशा जो है उद्गार होता रहता है, और जो सुषुप्त होते हैं उनमें काफ़ी लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ रहता है। तो जो कोटोपैक्सी है ये विश्व का सबसे जो है ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है, और ये जो है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पे स्थित है। एंडीज पर्वत में इक्वाडोर एक देश है उसी के पास स्थित है कोटोपैक्सी। तो ये जो है एंडीज पर्वत श्रेणी जो है, आपको पता होगा कि जो पूरे विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। और जो हमारा हिमालय है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। तो कहने का मतलब है कि एंडीज के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और कोटोपैक्सी इस पर एक जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है गंगा, दूसरा है तीस्ता, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है सतलज। तो देखिए यहाँ पे जो है तिब्बत में सांगपो नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है भारत में, और ये जो है असम अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करते हुए असम से होते हुए पश्चिमी बंगाल से मिलके तब जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है और तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्थल जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। देखिए जो वायुमंडल है ये हम लोगों ने जो है अध्ययन की दृष्टि से या इसकी जो क्वालिटी पाई जाती है उसके आधार पे इसको बांटा गया है कई मंडलों में। तो सबसे जो पृथ्वी के नज़दीक वाला मंडल है इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर समताप मंडल के ऊपरी परत में ही ओजोन मंडल पाया जाता है, और ओजोन मंडल के बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार से जो है मंडलों में बटा हुआ है। तो वायुमंडल का प्रमुख स्थल जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, और इसी मंडल में सारी मौसम संबंधी घटनाएँ जो होती हैं, आंधी, वर्षा, बादल, ये सभी इसी मंडल में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, इसमें जो है कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, और जिसमें से 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। तो यहाँ पे जो संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं, इसका राइट आंसर होगा 5। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 अस्थाई सदस्य हैं, और वो पाँचों अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। ये 5 देश हैं जो संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। बाकी जितने 10 अस्थाई सदस्य हैं इनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है, और 2 वर्ष बाद इनकी सदस्यता फिर से चली जाती है। लेकिन जो अस्थाई सदस्य होते हैं वो परमानेंट बने होते हैं, और वो 5 देश हमने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। सरिस्का कहने का मतलब है कि ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। तो आपको बताना है जो सरिस्का नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। तो सरिस्का जो है राजस्थान के अलवर ज़िले में है। आप लोग जो है अगर बुक में देखेंगे तो वहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में अलवर भी मिलता है कहीं कहीं पेपर में। तो राजस्थान में है जनरली, और ये अलवर ज़िले में पड़ता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश होता है। इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं जनरली सभी लोग कर ले जाते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत सरल था। पहला ऑप्शन है एटीपी, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है डीएनए, चौथा है आरएनए। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश या सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, स्टेट का नाम दिया है, उसमें पूछा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस स्टेट में है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पे जो अभी पिछले साल सर्वे हुआ था उसमें जो है आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण जो प्राप्त हुआ था वो पश्चिम बंगाल में प्राप्त हुआ था। और जो है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलिया और लखीमपुर 2 जिले थे जहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा जल में सबसे ज़्यादा पाई गई थी। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कभी पूछा जाए आने वाले एग्जाम में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलिया और लखीमपुर में, और बाकी जो है पूरे इंडिया की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है आर्सेनिक जल प्रदूषण पाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश
से संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं वो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है यूएसए और चौथा है यूएसएसआर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो इसको आप लोग संविधान वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन से देश से क्या लिया गया है, तो वहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो यूएसएसआर होगा। वैसे नॉर्मली सबको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, तो रूस का जो फुल फॉर्म यहाँ पे इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका फुल फॉर्म होगा यूएसएसआर का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो चौथा ऑप्शन यानी कि रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये एक योजना है बाघों के संरक्षण के लिए, जो जितने भारत में नेशनल पार्क हैं उनमें सभी में लागू की गई है कि बाघों को संरक्षित करने के लिए, इनकी घटती संख्या को बचाने के लिए कि जो है ये योजना लाई गई थी, और ये जो है 1973 में प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1973। ऑप्शन था 1972, 73, 81 और 80। तो यहाँ पे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक घाटी फूलों की है और एक शांत घाटी है, तो ये कन्फ्यूज ना होइएगा। फूलों की जो घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो अगर आपकी फ्लावर की वैली पूछा जाए फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड आंसर सही होगा, लेकिन अगर साइलेंट वैली पूछा जाए तो केरल आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जान लीजिए कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली कहाँ है, शांत घाटी कहाँ है, तो उसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन था। एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन है 350, दूसरा है 206, तीसरा है 306 और चौथा है 200। तो एक वयस्क मनुष्य में जो है अस्थियों की संख्या जो है 206 होती है। लेकिन यही अगर पूछा जाए नवजात शिशु में या बालक में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, यानी शैशवावस्था में, तो वहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं वो 350 के करीब होती हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि वयस्क मनुष्य में पूछा जाएगा तभी 206 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस जो है एक इंटरनेशनल संस्था है, इसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है सिडनी, तीसरा है नागासाकी और चौथा है एम्स्टर्डम। तो इसका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इंटरनेशनल पर्यावरण से संबंधित संस्था है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये बुक का नाम है, पूछा गया है इसको किसने लिखा था? ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा है डार्विन और चौथा है अरस्तु। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति जो है ये बुक लिखी थी डार्विन ने। इसका राइट आंसर होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मकर रेखा है जो है जियोग्राफी से क्वेश्चन है, मकर रेखा के बारे में पूछा गया है कि मकर रेखा किसे कहते हैं? इसका कहने का मतलब है, फर्स्ट ऑप्शन है 23.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, और तीसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश, और चौथा है 23 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप ग्लोब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है अच्छे से समझ में आएगी। तो जो मकर रेखा होती है ये जैसे हमारा ग्लोब है, इसके जो बीचों बीच से रेखा गई है उसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री से दर्शाते हैं। और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर की तरफ जितनी रेखाएँ अक्षांश की होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और दक्षिण की तरफ जितनी रेखाएँ होती हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, यानी कि इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ मकर रेखा की बात हो गई है तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ऑप्शन इसमें दिया है न्यूयॉर्क, जिनेवा, हेग और पेरिस। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े और भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का होता है। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादातर न्यायालय का मुख्यालय ही पूछा जाता है, तो हेग में है, नीदरलैंड का शहर है हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के कितने भूभाग पर जल है? ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/4 या 1/2।
यानी कि पृथ्वी के कितने भूभाग पर जल है। तो वैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं 71% परसेंटेज में रहता है, 71% लगभग पृथ्वी की जल है, लेकिन यहाँ पे अगर अनुपात में दिया है तो 3/4 यानी कि 3/4, यानी पृथ्वी के कितने भूभाग पर जल है तो 3/4 भाग पर भूभाग पर जल स्थित है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे जो आपके टीईटी 2017 के पर्यावरण अध्ययन क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।